हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके फिर क्या हुआ चैनल के नए एपिसोड में। आज का एपिसोड है स्टोरी टेलिंग एपिसोड और आज की कहानी में लेके आया हूं सूरज जी की। सूरज जी एक बहुत बड़ी कंपनी के लिए काम करते हैं, जी हाँ। और उन्होंने बताया कि ये जो वाकया है ये इनके उस टाइम का है जब ये पढ़ाई कर रहे थे। इन्हें आईआईटी क्वालिफाई करना था, इसीलिए ये कोटा जाना चाहते थे। तो ये कहानी कोटा की है। थोड़ा सा जानते हैं सूरज जी के बैकग्राउंड के बारे में। सूरज जी ने मुझे बताया कि उनके पापा किसान थे, उनकी मम्मी उनकी खेतों में हेल्प किया करती थी और ये इकलौते बेटे थे। अब दोनों माँ बाप मिल करके इनकी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन आगे की पढ़ाई करने के लिए इन्हें बाहर जाना था। इन्होंने डिसाइड किया कि अगर मैं पढ़ाई में इतना अच्छा हूं तो क्यों ना मैं आईआईटी क्वालिफाई करूं। और आपको पता ही है कि आईआईटी का हब जिसे माना जाता है वो है कोटा। सूरज भाई ने मुझे बताया कि कोचिंग क्लास के जो पैसे लगने वाले थे उसकी व्यवस्था तो इनकी मम्मी और पापा ने कर ली, लेकिन कोचिंग के साथ साथ जो पीजी का खर्चा होता है वहां रहने का वो बहुत भारी पड़ता है। बहुत लिमिटेड खर्चे के साथ इन्होंने एक अपना छोटा सा बैग बनाया और ये कोटा निकल गए। कोटा में इनके कुछ दोस्त रहा करते थे। जैसे ही ये कोटा पहुंचे, इन्होंने बताया कि मैं जैसे ही कोटा पहुंचा मैंने देखा कि गांव से काफी अलग है, शहर है प्रॉपर। और मैंने किसी से पूछा कि यहाँ कोई पीजी रहता है, कोई पीजी अवेलेबल होगा। तो लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ एक नहीं, यहाँ ऑलमोस्ट हर घर में लोग अपने पीजी रखते हैं। सूरज भाई सबसे पहले अपने दोस्त के पास पहुंचे और उसका फ्लैट देखा उन्होंने। बहुत लैविश फ्लैट था, फ्लैट काफी अच्छा लगा उनको। उन्होंने पूछा कि पीजी कितना है। तो ये बात है 2002 के आसपास की। तो उस समय के हिसाब से उनके फ्रेंड ने कहा कि ये 2000 रुपए पर महीने का पीजी है। अब सूरज जी के पिताजी इतने सक्षम नहीं थे, तो इनका इतना बजट था ही नहीं। ऑब्वियसली एक किसान के बेटे के पास इतने पैसे कहां से आएंगे। तो सूरज निकल पड़े पीजी की तलाश में। दिन भर घूमे भटके, कहीं 2000, कहीं 2500, कहीं 3000। दिन भर पीजी रूम ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए और कुछ 8-9 बजे के आसपास एक जगह बैठ गए। इन्होंने चलती फिरती शॉप होती है वहां से कुछ भजिया खरीदे। इनका मन बहुत उदास था। इन्होंने सोचा कि हाय क्या होगा, मैं कहाँ रहूंगा आज। इन्होंने सोचा ही था कि सामने इन्हें घर दिखाई दिया, जो बाहर से थोड़ा सा कहते हैं ना, जो घर होते हैं प्लास्टर नहीं किए होते, ईंटें दिखती हैं। तो इनके दिमाग में आया मैं क्यों ना एक बार यहाँ ट्राई करूं, क्योंकि इस घर की स्थिति ठीक नहीं लग रही है, क्या पता कुछ कम पैसों में इंतजाम हो जाए। ये सोच करके सूरज जी गए और उन्होंने दरवाजा खटखटा। दरवाजा अंदर से खोला। एक बूढ़ी आंटी थी, कुछ सूरज भाई ने बताया 60 से 70 साल की थी वो। तो उन्होंने सूरज को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और कहा क्या काम है। सूरज ने कहा आंटी मैं एक गरीब परिवार का लड़का हूँ जो यहाँ पढ़ाई लिखाई करने आया हूँ और यहाँ पीजी इतना महंगा है कि मेरे बस की बात नहीं है। मुझे थोड़ा कम पैसों में पीजी चाहिए। अगर आपको पीजी की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज मुझे बताइए, मैं आपके यहाँ रह सकता हूँ अगर आप चाहें तो। आंटी ने सूरज को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा 517 रुपए पर महीना पीजी लूंगी, रुकेगा या नहीं। ये सुन के जैसे कि सूरज भाई की खुशी का ठिकाना नहीं था। कहा यही तो मैं चाहता था, क्योंकि पीजी का खर्चा उनकी जेब के अकॉर्डिंग था। तो राजी हो गए। तो आंटी ने कहा कि बेटा कब से आओगे बता दो। तो सूरज भाई ने कहा कि आंटी कब से क्या, मैं अभी से आना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास छत नहीं है रहने के लिए। तो आंटी ने कहा कि आजा। सूरज भाई ने मुझे बताया कि जैसा गरीब घर वो बाहर से दिख रहा था उसके जस्ट अपोजिट अंदर था। सूरज अंदर गए, देखा कि बढ़िया लाइटिंग वाइटिंग है, टीवी लगी है 2002 के हिसाब से जो बेस्ट हो सकता था। विंडो एसी लगे हुए हैं, बढ़िया 45 टाइल्स लगी हैं। अंदर घुसते हुए एकदम स्तब्ध रह गए देख करके कि यार इतना बढ़िया पीजी मुझे 570 रुपए मिल गया। ये देख करके तो सूरज भाई की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब बात ये हुई, जैसे ही वो अंदर घुसे तो आंटी ने उसको चाय ऑफर की।
सूरज ने भी हामी भर दी, चलो चाय पीते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, थकान लगी गई। सूरज भाई ने चाय पी, तब तक देखा कि अंदर वाले रूम से एक लड़का बाहर आ रहा है। तो उसको देख करके दादी बोली, सूरज बेटा ये हरीश है, ये भी आप ही के साथ इस पीजी में रहता है। अंदर का एक बड़ा रूम है, वहां पर 3 बेड लगे हुए हैं, एक बेड में रहता है, एक बेड खाली है और एक बेड बीच वाला होगा आपका। ये सुन के सूरज भाई उठे और देखने गए कि भैया बेड कैसा है, कैसा रूम है। अंदर देखा तो सूरज भाई और ज्यादा खुश हो गए, इतना बढ़िया रूम, एसी लगा हुआ है, खिड़कियां हैं बड़ी बड़ी जहाँ से वेंटिलेशन बहुत अच्छा है, और वो जो खिड़कियां थी वो आंगन में खुलती थी तो सामने रोड भी दिखती थी, और क्या चाहिए। अब ये हुए 10 मिनट कुछ हो रहा था कि आंटी ने कहा सूरज खाना खा लो। तो सूरज को ये लगा कि मैं तो अभी भी आया हूँ, शायद मेरे हिसाब से खाना नहीं बनाया, कम ना पड़ जाए। तो उसने कहा आंटी कोई बात नहीं, मैं ना बाद में खा लूंगा, मैं कहीं बाहर से खा लेता हूँ आज, और आपने कहाँ बनाया होगा मेरे लिए। तो इस पर आंटी ने जवाब दिया कि बेटा टेंशन मत ले, मैं ना हमेशा थोड़ा ज्यादा बना के रखती हूँ सुबह के हिसाब से, तो तू अभी बैठ के खा ले। अब जो हरीश भाई और ये साथ में खा रहे थे तो इन्होंने हरीश भाई से कहा हेलो। हरीश भाई कुछ जवाब ही नहीं दे रहे, सिर्फ खाना खा रहे। कहा हेलो हरीश भाई कैसे हैं आप। तो हरीश भाई ने सिर्फ एक शब्द कहा ठीक। फिर इसने दोबारा कोशिश की बात करने की, कहां से हरीश भाई। हरीश भाई ने कुछ नहीं कहा। तो देखा कि ना दादी कुछ बोल रही है आंटी, ना हरीश कुछ बोल रहा, चुपचाप खा रहे हैं। तो इन्होंने सोचा कि भैया चुपचाप खाना है, ठीक है, अभी थका हुआ अभी तो फटाफट खा के सो जाता हूँ। अब जैसे ही अंदर गए तो बहुत बढ़िया साफ सुथरे बेड थे, धुले धुलाए सारे तकिए रजाई सब कुछ एकदम क्लीन। अब यहाँ पर सूरज भाई ने देखा कि आंटी के घर में फोन भी है। सूरज भाई ने कहा कि आंटी मैं फोन कर सकता हूँ क्या। तो उन्होंने फोन किया। गांव में अक्सर क्या होता है ना, पीसीओ हुआ करते थे उस टाइम पे, तो पीसीओ के जो शॉप रहते थे ओनर्स, उनको फोन करके बोला जाता था कि इस फलाना टाइम पर मेरे रिलेटिव को बता देना कि कॉल आने वाला है। तो सूरज भाई ने मुझे बताया कि मैंने रात को कॉल किया और वहाँ उनकी दुकान बंद होने वाली थी। तो उन्होंने कॉल उठाया और मैंने कहा कि मैं सूरज बोल रहा हूँ, मैं कोटा पहुँच गया, मुझे पीजी मिल गया है। इसी सिलसिले से मुझे अपनी मम्मी से बात करनी है और आप उनको बता देना, दिन में 1-1:30 बजे के आसपास मैं कॉल करूंगा, तो मम्मी को बुला के रखना। तो बात हो गई। सूरज भाई उस दिन सो गए। सूरज भाई इतने थक गए थे कि सीधे अगले दिन उनकी आंख खुली। अब जब अगले दिन आंख खुली तो उठते ही सब कुछ एकदम, चाय मिल गई बढ़िया। अब सूरज भाई ने सोचा कि चलो आज मैं कोचिंग क्लास कहाँ करनी है इसकी तलाश में निकलता हूँ। निकले, अपने दोस्त से मिलने गए, उससे पूछा, सजेशन लिया कि कौन सी क्लासेस अच्छी हैं। तो फाइनली डिसाइड हो गया उनका शाम तक कि मैं इस कोचिंग क्लास में ज्वाइन करूंगा, जो कि घर से कुछ ज्यादा दूर नहीं, 2-3 किलोमीटर की डिस्टेंस में था। सब कुछ अच्छा था। शाम को घर आए अपने दोस्तों से मिलके, तो देखा कि दरवाजा फिर खटखटाया, हरीश ने खोला। तो इन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, कहा हरीश भाई कैसे हैं आप, कैसा रहा दिन। हरीश भाई ने कुछ नहीं बोला। हरीश भाई का सर नीचे था और कहते ठीक। तो यहाँ पर सूरज भाई ने कहा यार इस बंदे में पता नहीं घमंड की चीज का है यार। तो ठीक, कहा चलो मुझे क्या लेना देना, बाढ़ में गया। अब अंदर आए, दादी ने खाना बना के रखा था, बड़ा स्वादिष्ट खाना था। इन्हें खाया और सो गए। अब इनके पास क्या था ना कि कोचिंग क्लासेस 1 हफ्ते बाद शुरू होने वाली थी, तो इनके हाथ में 6 दिन थे सिटी को एक्सप्लोर करने का। अब सूरज भाई लेटे लेटे सोच रहे थे कि अब मेरे पास 6 दिन है, अब इस 6 दिनों में मैं सिटी घूमूंगा, देखूंगा, एक्सप्लोर करूंगा, बड़ा मजा आएगा। तो जब ये लोग खाना खा रहे थे तो सूरज भाई पूरा घर ऐसे देख रहे थे। तो इस पर दादी का जवाब आया, इधर उधर क्या देख रहा है बेटा, अभी तुझे यही घर देखना है। समझ नहीं आया मुस्कुराहट में बात टाल दी। अब हुआ यूं कि जब सूरज भाई सुबह उठे तो उनका शरीर थोड़ा थोड़ा दर्द कर रहा था, पता नहीं क्यों। उठे, चाय वाय पी, नाश्ता किया, थोड़ा अच्छा फील हुआ। तो मैंने सोचा कि मैं बाहर निकलता हूँ, लेकिन उनका मन था कि वो बाहर जाना चाहते, लेकिन उनका शरीर उनका साथ नहीं दे रहा था, पता नहीं क्यों। कहते कि मेरा मन बन रहा था कि मैं एक बार जाऊं या नहीं। मैं नहीं गया। दिन में मैंने कॉल किया अपनी मम्मी को, बताया कि मम्मी मुझे पीजी मिल गया है, इतने रुपीज में मुझे पीजी मिला है, 517 रुपए में मुझे बहुत बढ़िया पीजी मिला है। आंटी है जो कि पूरा माँ की तरह ख्याल रखती हैं और
ये सुनकर के मेरी मम्मी पापा भी बहुत खुश थे और मैं भी निश्चिंत था इस बात को लेकर के कि भाई अब मैं सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करूंगा, रहने खाने पीने की कोई टेंशन नहीं, डन। अब इस रात को भी खाना पीना हुआ। हरीश भाई ने दिन भर कोई बात नहीं की एज यूजुअल। इसके बाद दोनों सो गए। अभी यहाँ पर क्या होता है कि रात को मुझे सूरज भाई ने बताया कि रात को जब ये उठे 2:30-3 बजे के आसपास ही उठे और उन्होंने देखा कि घर की लाइटें तो सब बंद थी, हल्की हल्की खिड़की से रोशनी आ रही थी। तो उन्होंने देखा कि जो हरीश भाई थे वो अपने बेड पे नहीं थे, वो दीवार का एक कोना होता है ना, रूम का एक कोना, वहां पर उल्टे बैठे हुए थे और कुछ तो बड़बड़ाते थे। तो ये देख करके सूरज भाई ने कहा कि अरे हरीश भाई क्या हो गया, क्या पढ़ाई कर रहे हो ऐसी रात को, मजे लेने की कोशिश की। फिर सूरज भाई का ध्यान गया कि भैया लाइट तो जली नहीं है, तो पढ़ क्या रहे। तो सूरज भाई ने सोचा यार इस बंदे का कोई जवाब तो आता है नहीं, तो क्या मुंह लगू इसके। सूरज भाई ने सोचा शायद स्लीप वॉकिंग कर रहा होगा, अब भाड़ में गया, मैं सोता हूँ। सो गए। अगले दिन उठे, फिर इनका बाहर जाने का मन नहीं था। इन्होंने मस्त टीवी भी खोली, अपना जो फिल्में आती थी कभी कभी वो सब देखी और वही खाना पीना सब कुछ हुआ। फिर रात हो गई। यहाँ पर सूरज भाई ने ये बात भी बताई कि भले ही वो लड़का जो हरीश था वो कोचिंग करने के लिए आया था, लेकिन वो भी कहीं नहीं जाता था। तो उन्हें लगा कि काफी सालों से कोचिंग कर रहे हैं, शायद अब घर से तैयारी कर रहे हैं। सूरज भाई ने रात को सोते समय हरीश भाई से बात करने की कोशिश की और लेटे लेटे कहा कि हरीश भाई यार आप तो सीनियर हो, अगर आपकी कभी मदद पड़ी और कुछ पूछना रहेगा, सवाल कहीं फंस गए तो बताओगे, हेल्प तो करोगे ना। यहाँ पर पहली बार हरीश ने एक सेंटेंस बोला, पूरी कोशिश करूंगा। ये सुन करके सूरज भाई को लगा चलो यार इंसान के मुंह में जबान तो है, कम से कम कुछ बोलता तो है, हाँ और ना क्या। अब रात को सो गए। तो सूरज भाई रात को 3 बजे के आसपास, 3-4 बजे का टाइम था, ऐसे उठे, नींद में वॉशरूम गए और जब वापस आ रहे थे तो देखा हरीश भाई फिर से उसी कोने में जाकर के यूं बैठे हुए हैं और कुछ तो बड़बड़ा रहे। तो सूरज को बड़ा अजीब सा लगा। सूरज गया पीछे, वहां से पीठ थपथपाया, ओ हेलो हरीश भाई क्या कर रहे हो। तो हरीश भाई ने अचानक से इसको देखा, सूरज को, और उसका हाथ पकड़ और हाथ पकड़ने के बाद कहा कि अभी भी तेरे पास समय है, भाग जा यहाँ से। ये सुन के सूरज भाई एकदम सन्न से रह गए। उनको समझ में नहीं आया कि क्या क्या बोला, ये क्या बोला। तो क्या उन्होंने ऐसे ही पूछा, क्या समझ में नहीं आ रहा, भाग जा यहाँ से, ये बोला। और हरीश ने जो सूरज भाई का हाथ पकड़ा था झटकाया और दोबारा से उसी पोजीशन में बैठ गए। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या सूरज भाई को लगा कि शायद ये हरीश को मेरा यहाँ आना, मेरे साथ में रहना पसंद नहीं आ रहा, इसलिए नौटंकियां कर रहा। तो सो गए फिलहाल। तो अगले दिन जब सुबह सुबह उठे, सुबह सुबह के टाइम पे जब मिले, तो ये हरीश भाई उन आंटी का थोड़ा हाथ भी बटा दिया करता था खाने पीने में। तो इसने हरीश भाई से कान में कहा, मुझे पता है आप कल नौटंकी कर रहे थे, आप चाहते हो ना मुझे घर से भगाना, मैं नहीं जाने वाला इतनी जल्दी, और अगर दोबारा नौटंकी की तो आंटी को बता दूंगा और आपका यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। इस पर हरीश भाई ने कोई जवाब नहीं दिया, उसे घूरते हुए देखा और निकल गए। तो इनको लगा सूरज भाई को कि भैया हरीश भाई को समझ में आ गया है ये बंदा पंगा लेने वालों में से नहीं है। चौथा दिन भी बीत गया, 5वां दिन था। अब रात को खाया पिया सोए और मजे की बात ये थी आज भी हरीश भाई कहीं नहीं गए, उनको बस घर में रहना, लेटे रहना, ये सब अच्छा लग रहा था। ठीक है, रात का खाना पीना हुआ, सो गए। फिर से रात को 2:30-3 बजे इस बार सूरज भाई की आंख खुली। उनको ना बहुत भारी भारी रूम लग रहा था। उन्होंने एक है ना, जब नींद आती है तो ऐसे धुमिल धुमिल से आंखों से देखा, तो जिस कोने पे हरीश भाई बैठे रहते थे वहां पर एक औरत खड़ी थी जो कि बहुत बड़ी थी। मतलब उन्होंने बताया कि कुछ 10 फीट का ऊंचाई का रूम था और उस औरत के कंधे 10 फीट तक थे, उसका सर यूं था और उसके बड़े खुले लंबे बाल। लेकिन लाइट इतनी कम थी कि सूरज भाई को कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या है। सूरज भाई को एक बार के लगा कि वो सपना तो नहीं देख रहा हूँ, और दूसरे कोने में देखा तो हरीश भाई जो बैठे हुए थे उसी पोजीशन में।
और उन्होंने बताया कि उस औरत की आंखें लाल लाल चमक रही थी और पूरा जैसे ना उनके पीछे ऐसे तो लाइट होती है, जैसे ये लाइट जल रही है, लेकिन उनके पीछे डार्कनेस वाली लाइट थी, कुछ डार्क डार्क। मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे वो मेरे सामने कि सूरज भाई ने कहा कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा, ऐसा शेडो है, औरत है, दिख रहा है, आंखें चमक रही हैं, लाल लाल ब्लैक ब्लैक रोशनी निकल रही है, ऐसा कहा। मेरे को बहुत डर लगा। मैंने चादर लिया ऊपर से और आंख बंद करके मन ही मन जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बोलने लगा। अब यहाँ पर सूरज भाई को एहसास हुआ कि किसी ने उनके ऊपर, चादर के ऊपर से हाथ फेरा, क्योंकि अंदर से उन्हें ऐसा फील हुआ कि कोई हाथ है। इनकी हालत खराब हो गई। इन्होंने एक दो बार जोर से जय श्री राम जय हनुमान चैंट किया, तो अचानक से रूम हल्का फील हुआ। अब यहाँ पर सूरज भाई को समझ में आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। अब छठा दिन था। सूरज भाई ने सुबह सुबह डिसाइड किया मैं इस घर में नहीं रहूंगा। अभी सुबह सुबह उठे और आंटी को बताना सही नहीं समझा रियल कारण। उनको लगा कि अगर मैंने ऐसा बता दिया तो खाली बदनाम हो जाएंगे, इनको और भी पीछे अगर रखने होंगे तो नहीं रख पाएंगे। तो इन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि आंटी मेरे को ना एक्चुअली मेरे क्लासेस बहुत दूर पड़ रही हैं यहाँ से, तो मुझे ना शिफ्ट होना होगा। अब यहाँ पर जैसे ही बात सूरज भाई ने आंटी को बोली, उनको उनके चेहरे पे अजीब सा एक्सप्रेशन था, दुख भी था, गुस्सा भी था, फ्रस्ट्रेशन भी था। तो उन्होंने कहा सूरज भाई ने कि आंटी आप एक हफ्ते के पैसे मुझसे दे लीजिए और मैं अपना छोटा सा बैग ही था उनका, सूरज भाई का, जिसमें 2 कपड़े थे और कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, तो अपना बैग लेके कल परसों 7वें दिन की सुबह सुबह निकल जाऊंगा। तो आंटी बोली कहाँ जाएगा? तो सूरज भाई को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा। नहीं, कहाँ नहीं जाऊंगा, मतलब मेरा एक दोस्त है, उससे मैंने बात करके रखी, मैं उसके साथ शिफ्ट हो जाऊंगा और कुछ दिनों बाद अपने क्लास के आसपास ही रूम ढूंढूंगा। तो आंटी का रिप्लाई आया, अच्छा ठीक है। अब क्या होता है कि हम जब बात कर रहे थे तो हरीश हमें देख रहा था और मुझसे बात करते करते आंटी का ध्यान हरीश की तरफ गया कि हरीश घूर क्यों रहा है। मुझे भी वो सिचुएशन बहुत एक्वर्ड लगी। मुझे सूरज भाई ने बताया ऐसा कि वो सिचुएशन ऐसी थी कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ और तीसरा बंदा मुझे देख रहा है, अचानक से हम दोनों टर्न किए उसकी तरफ और हरीश दोनों को देख रहा था। तो शायद से मुझे ऐसा लगता है कि आंटी को कुछ समझ में आ गया था। तो हरीश ने रात का खाना वाना खाया। अब छठा दिन था ये, अगले दिन रूम खाली करना था। अब रात को सोया सूरज भाई मुझसे कह रहे थे कि उस घर में पता नहीं ऐसा क्या, मैं रात के 3 से 4 के बीच में उठ रहा हूँ बार बार, 3 से 4 के बीच में उठ रहा हूँ बार बार। और कहते इस बार मुझे फीवर भी था। जब मैं रात को उठा मुझे फीवर था हल्का हल्का, और मैंने आँख मलते मलते उठा जैसे, तो मैंने देखा कि वही एंटिटी ऐसे कोने में खड़ी थी, बहुत ह्यूज, और इस बार बहुत फ्यूरियस थी। उसकी आंखें लाल थी और उसके लंबे, थोड़ा लंबे नाखून जैसे भी थे, और उसने हरीश को बालों से पकड़ के ऐसे उठा रखा था। अब जैसे ही क्या मैंने ये देखा, मेरे गले से चीख नहीं निकली, और जो एंटिटी थी उसने हरीश को बाल से ऐसे उठा के रखा था और पीठ दिख रही थी सूरज को। कह रहे कि उस एंटिटी ने यूं घुमाया हरीश को मेरी तरफ। मैंने देखा कि जैसे क्या, उन्होंने जैसा मुझे बताया सूरज भाई ने, उन्होंने बताया कि मैंने उसकी आंखें देखी, उसका नाक देखा, लेकिन उसका जो मुंह था ये था ही नहीं, मतलब होंठ नहीं थे, पूरा बंद था। कह रहा उसे देख करके मेरी हालत टाइट हो गई। ऐसा लग रहा था कि हरीश चिल्लाने की कोशिश कर रहा है लेकिन चिल्ला नहीं पा रहा। ये देख करके सूरज भाई एकदम घबरा गए, एकदम उठे और देखा कि वो औरत इनकी तरफ बढ़ रही है। सूरज भाई ने क्या किया था पता नहीं क्यों, ऐसा कहता ना फील आ गया था उनको कुछ तो ऐसा, कि रात को अगर उन्होंने अपनी खिड़की बंद नहीं की थी, चिटकन लगा के, चिटकन नहीं होती ना वो लगा के नहीं रखी थी, और वो जो खिड़की थी वो सीधे आंगन में खुलती थी। तो उन्होंने अपना बैग पकड़ा और वहां से छलांग लगा दी। और सूरज भाई ने ये भी बताया कि उस खिड़की में इतनी सी कील निकली थी जिसकी वजह से उनकी पैंट फट गई, थोड़ा पाँव में खरोंच भी आ गई जिससे खून बह रहा था। कह रहा है मैंने बाहर छलांग लगाई और मैं सीधे जाकर के रोड पे खड़ा हो गया, सीधे बाहर भागा रोड पे। अब जब यहाँ पर खड़े होकर के सूरज भाई ने पीछे मुड़ के देखा
तो देखा कि खिड़की आधी खुली हुई है, उसमें औरत आधी दिख रही है और वो मुझे देख करके चिल्ला रही है कुछ तो, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी। चिल्ला रही थी, बहुत तेज चिल्ला रही थी और उसके आंखों में गुस्सा दिख रहा था, फ्रस्ट्रेशन दिख रहा था कि शायद ऐसा कि ये कैसे बाहर चला गया ऐसा। और कि अचानक से धाम से बंद हुई खिड़की। 2.5 से 3 किलोमीटर दूर उनके दोस्त का घर था। सूरज भाई दौड़ते दौड़ते पसीने पसीने में पहुंचे। उन्होंने बताया कि ऐसा 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 मेरे साथ हुआ। तो उनके दोस्तों ने सांत्वना दी, कहा भी सो जा, टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन जब सुबह उठे तो उन्होंने दोस्त से डिस्कस किया कि यार ये ना मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ ये सब बताने के लिए, ऐसा ऐसा कुछ हुआ। तो उनके फ्रेंड ने उन्हें सजेशन दिया कि भाई देख, तो पढ़ाई लिखाई करने आया है, सब चक्करों में मत पड़, लेकिन एक कहावत है, कहते हैं क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। तो सूरज भाई अगले दिन बड़े क्यूरियस थे उस घर के बारे में जानने के लिए। होता ना, इंसान नहीं बैठ पाता शांति से। तो सूरज भाई ने सोचा चलो चलता हूँ, पता करके आता हूँ कि क्या है उस घर की हकीकत। अब सूरज भाई गए तो सामने एक किराने की दुकान पड़ती थी। तो ऐसे ही पूछा, अंकल ये घर किसका है? तो किराने वाले ने बताया कि पता नहीं बेटा, हम तो इसको जब से देखा है, बंदी देखा है, 8-10 साल हमें हो गया। तो ये सुना थोड़ा सा हिल गया सूरज भाई कि ये क्या हो, ये कैसे हो सकता है। फिर अंदर से उनके पापा आए, उन्होंने बताया कि बेटा ये जो दुकान, ये जो घर है ना, इसमें पहले एक अंकल और एक आंटी रहा करते थे। अंकल जी की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी और जो आंटी थी वो अचानक से रातों रात पता नहीं कहाँ गायब हो गई। शायद उन्हें लगा कि पूरे मोहल्ले वाले को ही लगता था कि अपने किसी बेटे या रिश्तेदार के यहाँ चली गई है, इतना बड़ा घर अकेले संभाला जा नहीं सकता। उन्होंने बताया कि 8-10 साल से घर लॉक ही है। और उन्होंने एक और चीज बताई कि बीच में एक लड़का रहने आया था यहाँ पीजी में, जिसका नाम था हरीश। ये कुछ 6-7 साल पुरानी बात है। तो उसने भी यहाँ फिर सुसाइड कर लिया। अब जैसे ही ये हरीश वाली बात सूरज भाई ने सुनी, इनकी हवा टाइट हो गई। क्यों? क्योंकि भाई जिस बंदे के साथ पिछले 6 दिन से रह रहे थे, खाना पीना खा रहे थे, जो इनको जवाब दे रहा था हाँ ना सिखा दूंगा ये वो बंदा मरा हुआ था। सूरज भाई ने बताया कि वो था, मैं वहां पर कांप गया लिटरली। तो अंकल ने मुझे पानी ऑफर किया। अंकल को समझ में नहीं आ रहा था कि इतना क्यों डर गया। वो सूरज भाई जानते थे कि उनकी क्या बीती थी। तो सूरज भाई ने मुझे बताया कि मैंने ये सब सुना, मैंने कहा भाड़ में गए लोग, भाड़ में गया घर। उन्होंने कहा मैं चुपचाप अपने घर चले गया। सूरज भाई ने बताया कि उनकी मम्मी और पापा काफी पूजा पाठ किया करते थे और घर पे बहुत भक्तिमय माहौल था, इसीलिए शायद उनकी मम्मी के व्रत और पूजन की शक्ति की वजह से ईश्वर की कृपा उन पे थी और वो बच गए। नहीं तो सूरज भाई ने मुझसे कहा कि शायद मैं भी हरीश की तरह उस घर के अंदर कैद रहता। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या था, लाइक क्या हुआ था या किसी को बंदी बना के रखती थी, क्योंकि वो आंटी जो थी वो आंटी तो थी ही नहीं, कुछ एंटिटी थी ऐसी जो कि शायद आत्माओं को कैद करके रखती थी उस घर में। तो ये थी कहानी सूरज जी की जो उन्होंने मुझे भेजी थी। सूरज जी इस कहानी के माध्यम से आप सब तक ये मैसेज देना चाहते हैं कि कहीं भी आपको कोई प्रॉपर्टी सस्ते में मिले या किराया कुछ ज्यादा ही कम है या आपको थोड़ा सा भी सस्पिशन हो रहा है, तो एक बार इस एंगल से भी उस बारे में जरूर सोचिए कि भाई इतना सस्ता मुझे ऑफर क्यों किया जा रहा है। क्योंकि लालच एक बुरी बला है और अक्सर लालच में फंस करके लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं और इस तरह से पछताते हैं। वो तो सूरज जी की किस्मत इतनी अच्छी थी कि वो उस सदमे से या उस एंटिटी के हाथ से निकल पाए, लेकिन सबकी ऐसी किस्मत नहीं होती है। फिलहाल आज इस कहानी का यहीं एंड करता हूं, क्योंकि सूरज जी अभी एकदम स्वस्थ हैं और अपने एक बड़ी सी फैमिली के साथ रहते हैं और जीवन में काफी आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने अपनी ये कहानी अपने बच्चों को भी बताई और हमारे चैनल के माध्यम से ये कहानी आप सब तक पहुंचाने का प्रयास मैंने किया है। आई होप आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो, तो बस लाइक कीजिए, हमारे इस कहानी को शेयर कीजिए ताकि लोग इससे एक सीख ले सकें। नीचे कमेंट कीजिए कि आपको कहानी कैसे लगी और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया पॉडकास्ट या कहानी लाने की कोशिश करता हूँ।
एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोगों के पास कोई ऐसी कहानी है जो आप मेरे साथ साझा कर सकें, जिससे हमारी ऑडियंस एक सीख ले सके, कोई भी हॉरर, पैरानॉर्मल, सुपरनेचुरल कहानी है, तो प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए। आपके पास कोई पुरानी कहानियां होंगी या दंत कथाएं होंगी जो आप शेयर करना चाहें, तो प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए। मुझे आप लोगों की कहानियों का और आपके पॉडकास्ट रिक्वेस्ट का वेट रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू।